नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 34वां व्याख्यान है। 33वें व्याख्यान के अंतर्गत हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में समझने का प्रयास किया। आज के व्याख्यान में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस वंश के प्रमुख शासक फिरोज शाह के बारे में समझेंगे। प्रशासन की व्यवस्थाएं जो कि इस साम्राज्य की थी उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ तथा महमूद गवा जो कि एक सेनापति थे उनके प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। दक्षिण भारत की लड़ाइयों के बारे में, जो भी इस समय पर दक्षिण भारत में लड़ाइयाँ होती थी साम्राज्य विस्तार को लेकर, राजनैतिक गतिविधियों को लेकर, उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले हम इस बहमनी साम्राज्य की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में कहाँ पर बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। यह जो हरे कलर में दिख रहा है यह बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र हुआ करता था। इसके नीचे विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र हुआ करता था। ऊपर जो राजपूत राजा थे, प्रशासक थे, वह राज कर रहे थे एवं जो तुगलक थे वह उत्तर भारत में शासन किया करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य है वह बीच में हुआ करता था। अतः इसके जो डिस्प्यूट हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वह समकालीन जो शासक रहे, समकालीन जो राजवंश रहे उनसे होती रही हैं। इसके बारे में और इनकी शासन व्यवस्थाओं के बारे में समझने का प्रयास हम इस व्याख्यान में कर रहे हैं और देखते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। आइए समझते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 ईस्वी में हुई थी। दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद के किले पर अधिकार कर लिया और इस्माइल खां जो कि नासिरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का राजा बना, जो कि आराम तलब होने के कारण अयोग्य साबित हुआ। हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो कि अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप होती है, वह मोहम्मद बिन तुगलक जो कि उत्तर भारत में शासन कर रहे थे उनके समकालीन थे। और देखते हैं कि दक्कन के सरदार जो कि दौलताबाद के किले पर अधिकार कर लेते हैं, वह इस्माइल खां यानी नसरुद्दीन शाह को, इनका जो इस्माइल खां है इनका नाम नसीरुद्दीन खां है, इनको दक्कन का राजा घोषित करते हैं। यह आराम तलब होने के कारण अयोग्य साबित होता है। जब नसीरुद्दीन अयोग्य साबित होते हैं तो शीघ्र ही उससे योग्य नेता, यहाँ पर योग्य नेता हसन गंगू, जिन्हें जफर खां की उपाधि धारण की थी, वह शासक बनते हैं। और इनके लिए जो अयोग्य शासक थे, जो नसीरुद्दीन थे, इन्हें यह गंगू के लिए, हसन गंगू के लिए अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। जफर खां को सरदारों ने 3 अगस्त 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया, जो कि इनका नाम था हसन गंगू। जो कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनका नाम सूट नहीं हो रहा है। जिस प्रकार किसी का नाम लोटन सिंह होता है और वह अधिकारी बन जाता है तो उसको एल के सिंह के नाम से वह अपने आप को संबोधित करता है और कोई बोलता है या उसकी नेम प्लेट पर एल के सिंह लिखा होता है। इसी प्रकार यह हसन गंगू नाम शासक बनने पर इनको सुशोभित नहीं हो रहा था। इसके कारण यह 3 अगस्त 1347 ईस्वी में इसका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह रख देते हैं। बहमन शाह की उपाधि इसके प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से रखी गई थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बात की है, कि इसका जो नाम था वह सूट नहीं कर रहा था, अतः इसको बहमन शाह की उपाधि दी गई और इसके प्रति जो सम्मान प्रकट करने के लिए, ताकि इसकी जो प्रतिष्ठा है वो ठीक रूप से बनी रहे, इसके लिए इसे बहमन शाह की उपाधि दी गई। अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी तथा इसका नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया गया। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों, एक तो है गुलबर्गा जो कि यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, दूसरा था दौलताबाद, तीसरा था बरार क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में शामिल है और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। जब हम MPPSC की तैयारी करते हैं तो बरार के बारे में अध्ययन करते हैं और जो बीदर क्षेत्र होता है वह अपने साम्राज्य में शामिल करते हैं। हम देखते हैं कि जो 4 प्रांत हैं इनमें गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार तथा बीदर में इनका जो साम्राज्य था वह बटा हुआ था।
4 फरवरी 1358 की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु हो जाती है 4 फरवरी 1358 में। इसके बाद जो शासक आते हैं वह उन शासकों में वो अयोग्य साबित होते हैं। इसके बाद जो शासक आए वह अयोग्य साबित हुए, लेकिन एक शासक जिसका नाम फिरोज शाह था वह 1307 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन करता है। आइए फिरोज शाह के बारे में अध्ययन करते हैं। फिरोज शाह बहमनी दक्कन को, जो बहमनी साम्राज्य था, दक्कन को भारत की सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था। दक्कन क्षेत्र में जो बहमनी हुआ करता था, जिसके शासनकाल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वह उस क्षेत्र के लिए जो फिरोज शाह थे वह सांस्कृतिक केंद्र बनाने का लक्ष्य रख रहे थे। दिल्ली सल्तनत के विघटन के इस संकल्प को बहुत सहायता मिली। हम देखते हैं कि जब यह अपने साम्राज्य का विस्तार सांस्कृतिक केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय पर दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया था और दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण यहाँ के जो विरोध थे वह बहमनी साम्राज्य की ओर नहीं हो पाए और जो बहमनी साम्राज्य था वह अपनी सफलता के लिए प्रयासरत रहा और अपने आप को सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए अग्रसर रहा। क्योंकि इसी समय पर एक बात और हो रही थी कि जो वहाँ के दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो विद्वान हुआ करते थे वह दिल्ली से यहाँ पर जो बहमनी साम्राज्य है यहाँ पर आकर बस रहे थे। राजाओं ने ईरान और विद्वानों को, मतलब जो यहाँ के राजा थे वह ईरान के विद्वानों को भी प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो कि अपने क्षेत्र की राजधानी थी, दक्कन क्षेत्र था, उसके लिए सुविकसित करने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए इनको ये एक लाभ यह मिला कि दिल्ली का विघटन हो रहा था और यहाँ से जो विद्वान थे वह बहमनी साम्राज्य की ओर आ रहे थे। इसके अलावा ईरान के विद्वानों के लिए भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। इनका कहना था कि राजा को प्रत्येक देश के विद्वानों एवं श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाजों में जानकारी मिलती है। जो कि विभिन्न समाज हुआ करते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों के बारे में जानकारी मिलती है और अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए इससे सहायता मिलेगी। इस प्रकार यह ऐसे विद्वानों को श्रेष्ठ मानते थे एवं उनका सम्मान किया करते थे। और दुनिया में घूमने से प्राप्त अनुभवों से लाभ हो सकता है। इनका यह भी कहना था कि दुनिया में घूमने से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसका लाभ हमारे लिए अपने राज्य का विकास करने के लिए होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं और वहाँ से जो भी टेक्निक्स हैं वो भारत लेकर आ रहे हैं और यहाँ का विकास कर रहे हैं। उसी प्रकार जो फिरोज शाह थे उनकी भी यह नीति थी कि विभिन्न प्रकार के विद्वान जो विदेशों में निवास कर रहे हैं और भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो विद्वान हैं उनसे जो भी उनका जो अनुभव है, जो उनके ज्ञान है, उनको प्राप्त किया जाए और अपने राज्य का विकास किया जाए। वह अधिकतर आधी रात तक साधुओं, कवियों, इतिहासकारों और अपने दरबारियों में श्रेष्ठतम विद्वानों और बुद्धिमानों के साथ रहता था। इसने अपने राज्य में जो कि इसके अधिकारी हुआ करते थे एवं अपने जो विद्वान हुआ करते थे उनको अपने पास रखता था। यह आधी रात तक उनसे डिबेट एवं डिस्कशन किया करता था। जो भी यहाँ के साधु थे, कवि थे, इतिहासकार थे एवं दरबारी थे, उनमें से उनके लिए यह उनके जो विद्वान थे उनको यह अपने पास रखता था और उनसे अपनी शिक्षाएं लेता रहता था। सभी धर्मों की शिक्षाओं का आदर करता था। यह जो समकालीन चल रहे सभी धर्म, यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसाई धर्म के पादरियों का भी आगाज हो चुका था और यहाँ पर बहुत सी पुस्तकें मिलने लगी थी और जो भी धर्म आ रहे थे उन सभी धर्मों को एक रूप में यह व्यवस्थित करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो फिरोज शाह है यह एक मुस्लिम शासक है और मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी अपने जो राज्य है, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए, अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी प्रकार की टीचिंग्स एवं शिक्षाओं का आदर कर रहे हैं। यह सहिष्णु प्रवृत्ति का इंसान था, इसलिए यह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कोई भी कट्टरवादी नीति नहीं अपनाता था और जिस प्रकार अन्य शासकों की जो नीति रही धर्म को फैलाने की और धर्म का विकास करने की, उस प्रकार की इसकी नीति नहीं थी। इसकी नीति अपने राज्य को सही रूप से विकसित करने की थी। इसने पुराने
तथा नए टेस्टामेंट जो विदेशों में छपते थे उनके लिए पढ़ा था। फरिश्ता ने उसे ऐसा पुरातन पंथी मुसलमान कहा। जो फरिश्ता लेखक थे, उन्होंने जो फिरोज शाह थे उनके लिए ऐसा पुरातन पंथी यानी पुरानी सभ्यताओं को मानने वाला पुरातन पंथी मुसलमान कहा, जिसने केवल शराब पीने और संगीत सुनने की ही कमजोरियां थी। उन्होंने कहा कि यह ऐसा पुरातन पंथी मुसलमान था जिसमें केवल दो गलतियां थी, एक तो शराब पीने की और दूसरी संगीत सुनने की। बहमनी साम्राज्य के श्रेष्ठ शासकों के बारे में जान लेते हैं। बहमनी साम्राज्य के अंत के पश्चात 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जो कि हम देख सकते हैं। एक था जो बीदर में बरीद शाही, जो कि बरीद शाही यहाँ के संस्थापक रहे। और जो बरार क्षेत्र था, इसमें इमाद शाही। और जो अहमदनगर क्षेत्र था, वहाँ पर मलिक अहमद ने शासन किया। और बीजापुर में जो आदिल शाह थे उन्होंने शासन किया। और गोलकुंडा क्षेत्र में कुतुब शाही शासन की स्थापना हुई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य का विघटन होता है, इसका अंत होता है, तो 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाती है, जो कि बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा होते हैं। आगे देखते हैं। बहमनी राज्य का उदय देवराय की मृत्यु तक, जो कि 1446 ईस्वी में हुई, तक जो विजयनगर साम्राज्य इसके समकालीन हुआ करता था, उससे इसके अच्छे बुरे दोनों प्रकार के संबंध रहे। हम देखते हैं कि इसका जब उदय हुआ और जो इसके अंतिम शासक रहे देवराय, उनकी मृत्यु तक जो इसका शासनकाल रहा, इस शासनकाल में जो कि विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, उससे इसके डिस्प्यूट होते रहे। और इस डिस्प्यूट के कारण कुछ अच्छे कारण भी हुए, अच्छे प्रभाव भी हुए और बुरे प्रभाव भी, दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिले। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत हम एक शासक के बारे में पढ़ते हैं, जो शासक होने के साथ साथ और कुछ भी थे। इनके बारे में हम अध्ययन कर देंगे। इनमें बहुत सी क्वालिटी थी जो कि इनको एक विशेष शासक बनाती है। बहमनी साम्राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति फिरोज शाह बहमनी हुआ करते थे। यह धर्मशास्त्र, कुरान की व्याख्याओं, न्यायशास्त्र तथा न्यायशास्त्र से पूर्ण परिचित थे। हम देखते हैं कि यह एक शासक होने के साथ साथ धर्मशास्त्र का भी ज्ञान रख रहे हैं, कुरान की व्याख्याओं को भी कर रहे हैं और न्यायशास्त्र से भी पूर्ण परिचित हैं। इनकी रुचि वनस्पति विज्ञान, और भी देखते हैं साइंस में इनकी रुचि देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान, रेखागणित, तर्कशास्त्र, और यह अच्छे कवि भी हुआ करते थे। यानी हम देख सकते हैं कि यह मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। इनके लिए जो एक तरफ तो इनको धर्मशास्त्र का ज्ञान था और दूसरी तरफ यह कुरान की व्याख्याएं भी कर रहे थे। और एक पहलू यह भी देखते हैं कि यह शास्त्र में जो कि न्याय शास्त्र है उससे भी पूर्ण परिचित थे। और इसके अलावा यह साइंस में वनस्पति विज्ञान, रेखा गणित, तर्कशास्त्र और अच्छे कवि भी हुआ करते थे। समकालीन समय में चल रही उत्तर और दक्षिण की प्रमुख भाषाओं का ज्ञान हुआ करता था, जो कि इस समय पर जो भाषाएं चल रही थी भारत में, जो विदेशी लोग आ रहे थे एवं अलग अलग भाषाओं का विकास हमारे भारत में हो रहा था, उन सभी भाषाओं से यह परिचित थे। दक्षिण भारत की तेलुगु तमिल भाषा भी यह जानते थे और हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं का भी यह ज्ञान रखते थे। इनके बारे में एक बात बहुत ही प्रमुख है कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कई पत्नियां थीं जो अलग अलग देशों से थीं। कहा जाता है कि यह अपनी पत्नियों से उनकी क्षेत्रीय भाषा में संवाद किया करते थे, यानी जिस पत्नी जिस क्षेत्र से होती थी और जिस भाषा का वह प्रयोग करती थी उसी भाषा में उनसे यह संवाद किया करते थे। आइए जो बहमनी साम्राज्य है इसके प्रशासनिक ढांचे को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के यह प्रशासन किया करते थे, इनकी शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार की होती थी। फिरोज शाह बहमनी, जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया है, का सबसे अच्छा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मानित करना था। मुस्लिम शासक होने के बाद भी यह बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मानित किया करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस समय दक्कन में ब्राह्मणों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण ये लोग भू राजस्व की अदायगी सरलतापूर्वक सहयोग करने लगे। हम देखते हैं कि जो फिरोज शाह हैं यह सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे, अतः इस समय ब्राह्मणों का भी इन्होंने सम्मान किया होगा और जिसके चलते
इनसे इनके अच्छे संबंध हो गए। जैसा कि हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की जो पहचान होती है वह आम जनता तक होती है। इस प्रकार इन्होंने, जो यहाँ के ब्राह्मण थे, इन्होंने अपने जो क्षेत्रीय लोग थे उनको भू राजस्व की अदायगी के लिए प्रेरित किया और सफलतापूर्वक यहाँ पर भू भूकर की जो अदायगी थी वह की जाने लगी। इसके समय दक्कनी हिंदुओं ने विदेशी निवेश में संतुलन बनाए रखा, जो कि यहाँ पर विदेशी निवेश हुआ करता था। भारत का विदेशों के साथ जो निवेश होता था उसके लिए जो दक्कन के, जो मध्य भारत के क्षेत्र के हिंदू थे, उन्होंने इसके विदेशी निवेश के लिए संतुलन बनाए रखने का कार्य किया। फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया। अब एक बात और देख लेते हैं, यह खगोल शास्त्र में भी अपना ध्यान दे रहे थे। इस प्रकार इन्होंने खगोल शास्त्र के चलते दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई थी, जिसमें खगोल शास्त्र से संबंधित वस्तुओं को रखा गया था और वहाँ पर ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनाया हुआ था। इसने अपने राज्य के बंदरगाहों चोल दभोल पर काफ़ी ध्यान दिया। इसके राज्य में जो बंदरगाह हुआ करते थे, जहाँ पर विदेशों से सामान आया करता था एवं यहाँ से जहाज़ हैं जो विदेश जाया करते थे, उन स्थानों पर, जो कि इनका नाम चोल और दभोल था, यहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया, यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट किए। जहाँ फारस की खाड़ी और लाल सागर से आने वाले व्यापारी जहाँ दुनिया भर से सुख सुविधाओं का सामान भर कर लाते थे। फारस की खाड़ी, जो कि हम देखते हैं मिडिल ईस्ट से जो भी सामान आता था, एवं जो लाल सागर है, इस स्थान से जो भी सामान भारत आता था वह व्यापारी जहाज़ों के माध्यम से जो भी दुनिया में सुख सुविधाओं की वस्तुएं जिनका निर्माण होता था वह भारत आया करती थी। और बहमनी साम्राज्य के जो बंदरगाह थे चोल एवं दभोल, इनको उतारा जाता था। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य के बाज़ारों के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि वहाँ पर बहुत प्रकार की वस्तुएं मिलती थी, जो कि दुनिया के विशेष बाज़ारों में से एक था। आइए देखते हैं बहमनी साम्राज्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में। केरला के गोंड राजा नरसिंह राय को पराजित करके फिरोज शाह बहमनी ने बरार की ओर अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। जो बरार क्षेत्र था, जो उत्तर की ओर हुआ करता था, वह केरला के गोंड राजा नरसिंह राय यहाँ पर शासन किया करते थे। इनको फिरोज शाह बहमनी द्वारा पराजित किया गया तथा बरार की ओर अपने राज्य का विस्तार शुरू किया गया। राय ने जब भी जो इनका युद्ध होता है और संधि के एवज में यह इनके लिए 40 हाथी, 5 मन सोना, 50 मन चांदी उपहार स्वरूप देता है और अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे करा देता है। केरला उन्हें फिरोज शाह से वापस मिल जाता है जब अब वैवाहिक संबंध बन जाते हैं दोनों राज्यों के बीच, जो कि राजा थे और फिरोज शाह के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। तो इसके एवज में जो फिरोज शाह थे, जो कि बहुत ही समझदार शासक हुआ करते थे, इनके बारे में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यह जो केरला का शासन है वह इनको वापस कर देते हैं और एक राज्य का अमीर बना देते हैं, और जो एक राज्य है अपने राज्यों में से एक राज्य का इन्हें अमीर भी बना देते हैं। साथ ही उसे राज्य की पोशाक भी दे दी गई थी, जो राज्य की राजशाही पोशाक थी, जो कि इनके शासनकाल में, फिरोज शाह के शासनकाल में चलती थी, वह पोशाक भी इन्हें प्रदान की गई थी। देवराय प्रथम की बेटी की लड़ाई तथा जो बेटी की लड़ाई, यह युद्ध बहुत ही प्रमुख है, पूछ लिया जाता है। और ऐसा क्वेश्चन है कि जब यह पूछा जाता है तो हमें समझने में बहुत ही कठिनाई होती है कि यह कहाँ से हुआ है। यह देवराय प्रथम और फिरोज शाह के मध्य हुआ था। तो देखते हैं कि देवराय प्रथम बेटी की लड़ाई का युद्ध तथा विजयनगर के साथ उसकी बाद तक लड़ाइयाँ हुई। कृष्णा गोदावरी के मैदानों में संघर्ष जारी रहे। जो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र था जहाँ पर यह नदियाँ बहती हैं, उनके मैदानों में इनके संघर्ष जारी रहे। 1417 में फिरोज शाह देवराय प्रथम से पराजित हो जाते हैं। इनको एक हार का सामना करना पड़ता है 1417 ईस्वी में। इस समय पर यह फिरोज शाह देवराय प्रथम से पराजित हो जाते हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे, जिनके बारे में हमने विजयनगर साम्राज्य के अध्ययन में पढ़ा हुआ है। इस हार से इसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है, वह बूढ़ा हो चला था
और उसके गुलाम शक्तिशाली हो गए थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1417 आते आते यह दुर्बल शासक हो जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थिति होती है वह उम्र दराज होने के कारण वह कमज़ोर हो जाता है और उसके गुलाम शक्तिशाली होते हैं। गुलामों ने सुल्तान के भाई, जो सुल्तान होते हैं फिरोज शाह, इनके सुल्तान के भाई को मारने का षड्यंत्र किया। यह जो भाई हैं जो जो सुल्तान की सभी लड़ाइयों में इनके साथ रहे थे और इनके अंगरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो यहाँ के जो इनके गुलाम थे वह जो कि शक्तिशाली हो चुके थे, वह इनके भाइयों को मारने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने जब इनके भाई को मारने का षड्यंत्र किया, इस बात का पता सुल्तान के लिए लग जाता है और यह गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, जो कि सुल्तान और यहाँ के जो शक्तिशाली गुलाम हुआ करते थे उनके बीच एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। अहमद शाह, यह जो दक्कन यह अहमद शाह जो एक व्यक्ति होते हैं, यह दक्कन के सत्त गैसू दराज का समर्थन लेते हैं। अहमद, जो कि दिल्ली से दक्कन कुछ समय पहले ही आया था, हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसका सम्मान किया करते थे। जो कि गैसू दराज एक संत हुआ करते थे, इनका दोनों ही सम्मान किया करते थे। जो हिंदू लोग थे और मुसलमान दोनों ही इसका जो सम्मान किया करते थे। किंतु पुराने विचारों के होने के कारण सुल्तान और इनके बीच जो विज्ञान को लेकर मतभेद था। जैसा कि हम समझ लेते हैं कि जो गैसू दराज थे वह एक संत थे जिनकी बहुत ही मान्यता हुआ करती थी। हिंदू एवं मुस्लिम शासक इनको माना करते थे। रूढ़िवादी सोच के कारण यह ज्ञान विज्ञान को उतना नहीं मानते थे और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते थे। ईश्वर के प्रति आस्था रखने के कारण यह तर्क संबंधित बातों पर विश्वास नहीं करते थे। और जो हम शासक हैं, इस समय के शासक थे फिरोज शाह, वह विज्ञान के क्षेत्र में बहुत रुचि रखते थे। इस कारण इनका जो डिस्प्यूट था, वह इनके बीच में जो मतभेद था वह बना रहा। हम देखते हैं कि फिरोज शाह, जो कि जिनकी स्थिति वृद्ध हो चुकी थी, तो इनकी स्थिति को देखकर जो यहाँ की सेना होती है वह सुल्तान का साथ छोड़ देती है एवं सुल्तान अपने भाई के हक में यह गद्दी छोड़नी पड़ती है। कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो भाई है वह शासक बनता है। अहमद शाह, जिसे गैसू दराज के साथ के कारण बली कहा जाता था, गैसू दराज जो संत हुआ करते थे, इन्हीं को इनका साथ प्राप्त था, इनका संग प्राप्त था, इसके कारण इसे बली कहा जाता था। दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर अधिकार कर लेता है। वह यह भी नहीं भूला था कि पिछली 2 लड़ाइयों में बहमनियों की हार हो चुकी थी। यह जब शासक बनता है तो यह दक्षिण भारत की ओर युद्ध लड़ता है और यह इतना निडर व साहसी होता है कि इसको पहले से ही मालूम होता है कि जो बहमनियों ने जो यहाँ पर युद्ध किए हैं दक्षिण भारत में, वह उन 2 युद्धों में बहमनियों की हार हो चुकी है और इसके बाद भी यह युद्ध लड़ने के लिए वहाँ पर जाता है और जो कि यहाँ पर हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए यह वारंगल पर चढ़ाई कर देता है और यहाँ के जो राजा होते हैं उनको हरा कर मार देता है और वारंगल पर अधिकार कर लेता है। यह एक और प्रमुख कार्य करता है, जो कि गुलबर्गा, जो कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वह वहाँ से ट्रांसफ़र करके बीदर ले जाता है। इसके पश्चात यह मालवा की ओर यानी उत्तर भारत की ओर ध्यान देता है। मालवा गोंडवाना क्षेत्र, जो कि बहमनी साम्राज्य की उत्तर दिशा में होते हैं, वहाँ पर यह युद्ध अभियान भेजने का प्रयास करता है। जो कि मालवा, गोंडवाना व कोंकण, जो कि यहीं पर हुआ करता था, जो कि दक्षिण भारत में हुआ करता था। इसके अलावा जो गोंडवाना क्षेत्र है और मालवा क्षेत्र है वह बहमनी साम्राज्य के उत्तर दिशा में हुआ करता था, उन पर यह ध्यान देता है। आइए अध्ययन करते हैं महमूद गवाह के बारे में, जो कि एक सेनापति हुआ करते थे। 9 व 10 साल की आयु में 1463 ईस्वी में मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय गद्दी पर बैठा। इसी के समय 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शासक हैं मोहम्मद बहमनी, वह इस समय पर जो 1463 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं वह 9-10 साल की आयु के होते हैं। और आप देख सकते हैं कि 9-10 साल की जो आयु का जो शासक है वह किस प्रकार शासन चलाता है।
इस प्रकार शासन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी या समिति बनाई गई। इस समिति में 3 सदस्य हुआ करते थे। आइए देखते हैं। इसका एक सदस्य महमूद गवाह हुआ करता था। महमूद गवाह जो कि एक सेनापति थे, यह एक सदस्य हुए। और दूसरा सदस्य एक महिला थी जो कि राजमाता नरगिस बेगम थी। यह दक्कन के राजकाज पर इनका तब तक अधिकार रहा जब तक कि राजा की मृत्यु न हो गई। इसके पश्चात महमूद गवाह राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हो गया। नए राजा ने उसे अपना वजीर बना लिया। जो नए राजा बने उन्होंने अपना वजीर इसके लिए बना लिया, चूँकि यह बहुत ही शक्तिशाली सेनापति हुआ करता था। यह 20 वर्ष तक सबसे अधिक प्रभावशाली बना रहा। उसने पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनको जीतकर राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। विजयनगर साम्राज्य में जो कांची क्षेत्र है, विजयनगर साम्राज्य जो कि यहाँ पर प्रभावशाली साम्राज्य हुआ करता था, कांची क्षेत्र पर आक्रमण करने से यह सिद्ध होता है और इसी क्षेत्र पर, कांची क्षेत्र पर यह आक्रमण करता है और यहाँ पर जीत हासिल करता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि बहमनी सेना शक्तिशाली थी। इसके जो तृतीय में बहमनी सेना कांची पर अधिकार कर लेती है। इससे यह सिद्ध होता है कि बहमनी की सेना शक्तिशाली थी। महमूद गवाह के सैनिक योगदान, जो कि इसने सैनिक योगदान दिया, इससे दभोल तथा गोवा सहित पश्चिमी तट तक विजय हो चुकी थी। जैसा कि हम देखते हैं कि दभोल यहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था। गोवा के बारे में हमें पता ही है कि जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और पश्चिमी तट पर विजय हो चुकी थी किसके? मोहम्मद गवाह जो कि प्रमुख सेनापति थे। इनके सैनिक योगदान के कारण विजयनगर के हाथों से बंदरगाह निकल गए तथा गोवा दभोल पर अधिकार होने से ईरान व इराक आदि के साथ बहमनी राज्य की समुद्री व्यापार और भी अधिक बढ़ गए। हम देखते हैं कि विजयनगर के हाथों से जो बंदरगाह थे, जो दभोल बंदरगाह हुआ करता था, गोवा का क्षेत्र हुआ करता था, यह क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के हाथ से निकल जाते हैं, जो कि महमूद गवाह के समय में हो रहा था। बंदरगाह निकलने के बाद जो गोवा दभोल का पर यह अधिकार कर लेते हैं और जो कि यहाँ से विदेशी व्यापार होता था वह अब बहमनी साम्राज्य के साथ प्रारंभ हो जाता है और समुद्री व्यापार बहमनी साम्राज्य का और अधिक बढ़ जाता है। आंतरिक व्यापार और उत्पादन में भी वृद्धि हुई, जो कि बहमनी साम्राज्य था। महमूद गवाह के जो सेनापति के रूप में यह शासन कर रहे थे इस समय पर, जो कि व्यापार में एवं उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में, अपने जो साम्राज्य है उसमें मिला रहे थे। अंत तक बरार क्षेत्र बहमनियों के पास रहा। जो कि बरार क्षेत्र है, जो कि आज के मध्य प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता है, वह बहमनियों के पास ही था। फिर भी मालवा के शासक बरार को छीनने का प्रयास हमेशा ही, मतलब जितना भी इनका समय रहा, इस समय पर यह बरार को छीनने का प्रयास करते रहे, किंतु यह असफल रहते थे। आइए विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य से जुड़े कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रांतीय स्वशासन पर आधारित था। जो विजयनगर साम्राज्य था प्रांतीय स्वशासन पर आधारित था, यानी एक प्रांत को केंद्र बनाकर यह स्वशासन की व्यवस्थाएं चलाया करते थे। प्रांतों में शासन की जिम्मेदारी प्रांतीय सूबेदार की होती थी, जिसे नायक भी कहा जाता था। कृष्णदेव ने विवाह कर को समाप्त कर दिया है। कृष्णदेव ऐसे शासक रहे जिन्होंने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। विजयनगर साम्राज्य में लिंगायत समुदाय, जो कि शिव की पूजा करने वाले शिव के साधक हुआ करते थे, और विधवा महिलाओं को जिंदा दफन करने की जो प्रथा थी इनके समय में हुआ करती थी। अंगारे पर चलने की प्रथा का प्रचलन भी विजयनगर साम्राज्य में हुआ करता था, और यह जो अंगारों पर चलने की प्रथा है वह विजयनगर से ही प्रारंभ की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में यक्षगान की परंपरा प्रारंभ हुई। चतुर्वेदी मंगलम, ऐसे गांव जहां कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी उन्हें चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। इन्हें करमुक्त गांव या ब्रह्मदेह, जो करमुक्त गांव होते, करमुक्ति गांव या ब्रह्मदेह कहा जाता था। कुड़ी शब्द भूमिहीन किसानों को कुड़ी कहा जाता था। बेस बाग दासों को
दासों के क्रय एवं विक्रय का केंद्र था। बेसबाग जो स्थान था वह दासों के क्रय एवं विक्रय का केंद्र था। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा बाहर हुआ करती थी। यहाँ पैगोड़ा मुद्रा का प्रचलन था। आइए दक्षिण भारत के साथ जो लड़ाइयाँ हुई उनको जानने का प्रयास करते हैं। दक्षिण भारत की लड़ाइयाँ धार्मिक आधार पर कोई विभाजन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए कोई भी युद्ध नहीं लड़े गए। जो भी युद्ध लड़े गए वह राजनीतिक कारणों, सामाजिक कारणों तथा व्यापारिक कारणों के कारण लड़े गए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कि शासन हुआ करते थे अपने धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं हुआ करते थे। जो मुस्लिम शासक हुए ना तो उन्होंने हिंदुओं से कुछ फेरबदल करने का या धर्मांतरण कराने का प्रयास किया और ना ही धार्मिक आधार पर अपने राज्य की स्थापना की। जो मुस्लिम शासक थे उनके उनके जो राजकाज थे, उनके जो शासन व्यवस्था थी उनमें हिंदुओं का सम्मान था एवं विजयनगर साम्राज्य में जो मुस्लिम रहा करते थे उनको भी सम्मान प्राप्त था। युद्धों का कारण केवल राजनीतिक कारण, राजनीतिक स्थिति के कारण यह डिस्प्यूट होते थे। सामाजिक कारण, सामाजिक स्थिति का कारण डिस्ट्रीब्यूट होते थे। और व्यापारिक कारण, जैसा कि हम देखते हैं कि बंदरगाहों पर जो लड़ाई होती थी और बंदरगाहों पर यह अधिकार स्थापित कर लेते थे, उस कारण भी युद्ध हुआ करते थे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के युद्ध एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। हम देखते हैं कि जो भारत का क्षेत्र होता है, जैसा कि इस प्रकार भारत का क्षेत्र होता है, तो जो उत्तर भारत का क्षेत्र होता है, यहाँ की जो लड़ाइयाँ थी, यहाँ के जो शासक थे, इन्होंने दक्षिण भारत पर इस समय पर कोई भी किसी भी प्रकार के युद्ध नहीं किए और दक्षिण भारत से भी किसी भी प्रकार के युद्ध अभियान उत्तर भारत की ओर नहीं चलाए गए थे। पश्चिम के मालवा व गुजरात दक्षिण के संघर्षों में लिप्त थे। जो पश्चिम क्षेत्र था वह मालवा व गुजरात और जो दक्षिण क्षेत्र था मालवा, गुजरात व दक्षिण के संघर्षों में लिप्त था। पूर्व में उड़ीसा बंगाल के साथ लिप्त था। पूर्व में हम देखते हैं जो उड़ीसा क्षेत्र के जो शासक थे वह बंगाल के साथ युद्ध करते थे और जो पश्चिम में मालवा क्षेत्र थे वह गुजरात व दक्षिण के संघर्षों में लिप्त थे। 1450 ईस्वी में उड़ीसा के शासक दक्षिण पर गहरे आक्रमण किए। 1450 ईस्वी के हम देखते हैं कि जो उड़ीसा में शासक होते हैं वह प्रभावशाली हो जाते हैं और यह प्रभावशाली बनते ही दक्षिण पर गहरे आक्रमण करते हैं और लड़ते हुए मदुरई तक पहुंच जाते हैं। मदुरई जो कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में मौजूद हुआ करता था, यहाँ पर यह लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं और जो उड़ीसा का क्षेत्र अपना विकास करने लगता है। इन्हीं की सक्रियता के कारण विजयनगर साम्राज्य कमजोर होता गया। आज के व्याख्यान में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह व्याख्यान समझ में आया होगा और इस समय का जो अध्ययन है, इस काल का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें बहुत ही होच पोच है और समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। अतः आप इसको नोट डाउन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को 2-4 बार देखिए और सारे जो फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं, हालांकि ये मेरे द्वारा जो भी फैक्ट बताए गए हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं, उनको नोट डाउन कीजिए और नोटबुक में लिखकर उनको याद करने का प्रयास कीजिए। हालांकि 1 से 2 बार यह लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि ऐसे बच्चों तक यह लेक्चर पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो कि संस्थानों की बड़ी बड़ी फीस भरने में असमर्थ हैं और बहुत कुछ मैं आपके लिए लाने वाला हूं। हिस्ट्री का पूरा अध्ययन कराने के बाद हम पॉलिटी का अध्ययन करेंगे, साथ ही पूरे जीएस को कवर करने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित चर्चा, तैयारी कैसे करें उनके भी बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी हो रहा है, लगभग 30 मिनट से ऊपर जा चुका है, इसलिए इसको हम विराम देते हैं और अगले व्याख्यान में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।